जय हिंद, जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो CGST एक्ट की हमारी पहली एग्जाम्शन आती है, सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। अब हम क्या करेंगे, सारी चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो होगी ना, उनको एक ही साथ पढ़ रहे हैं। इनके एंट्री नंबर अलग अलग हैं। जैसे क्या होता है, कई बार तो एंट्री नंबर हम सीक्वेंस में भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, एंट्री 1, फिर एंट्री 2, फिर एंट्री 3, फिर एंट्री 4। बट क्या है कि पहले मैं वैसे ही पढ़ाता था, बट स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी सर मॉड्यूल के अंदर जैसे है उसी सीक्वेंस में चले तो फिर मैंने क्या कर दिया, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, उनको फिर एक के साथ डाल दिया। अब उनके एंट्री नंबर अलग अलग रहेंगे। जैसे ये पहला वाला पार्ट का एंट्री नंबर 1 है, उसके बाद सीधा एंट्री नंबर 13 आ जाएगा। ये देखो, वो थोड़ा अलग अलग होगा। ओके, तो हम पहले सारी रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलो आगे आते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम चैरिटेबल एक्टिविटीज़, एंट्री नंबर 1। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो है, जो एग्जाम्प्ट होती है, कौन कौन सी ज़रा देखें। ये बोलता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो किसी भी पर्सन को चैरिटेबल एक्टिविटीज़ दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगी। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सप्लायर क्या हर बार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए? तो यस। अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, ट्रस्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 12AA में होता है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 12AA में, उसमें अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़, आपका 12AA में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, ट्रस्ट होना कंपलसरी है। इसका मतलब मान लीजिए कि मैं ट्रस्ट नहीं हूँ और मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो टैक्स लग जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए सप्लायर क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, जो भी 12AA में रजिस्टर्ड हो, जो कि 12AA में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद सेकंड केस आता है, रिसिपिएंट कौन हो सकता है? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस में जरूर कुछ स्पेसिफिक रिसिपिएंट के बारे में बताया गया, कंडीशनल है वो, बट बाकी जनरली कोई भी हो सकता है रिसिपिएंट। ओके, चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कोई सी भी चैरिटेबल एक्टिविटी एग्जाम्प्ट होगी? तो यहां पे बोला जाता है नो, सिर्फ सेलेक्टेड चैरिटेबल एक्टिविटी ही एग्जाम्प्ट है, सब नहीं है। तो सर वो सेलेक्टेड चैरिटेबल एक्टिविटी क्या है, कौन सी है, क्या होती है? चलो, सप्लायर इज ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है, एंड सप्लाई फॉलोइंग चैरिटेबल एक्टिविटीज़। पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मुंबई में एक नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क जो मुंबई में बनाया गया है, ये नेशनल पार्क एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, और ये क्या करता है, जो जंगल है, एक जंगल है, उस जंगल को प्रिजर्व करने का, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का काम करता है। तो ऐसे ट्रस्ट जो है, जो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का, इन सब का काम करते हैं, प्रिजर्वेशन का, उनको जो भी कंसिडरेशन दिया जाता है वो पूरा पूरा एग्जम्प्ट होता है, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पूरा पूरा एग्जम्प्ट। अब इसमें खूब सारे जंगली जानवर भी रहते हैं वहाँ पर, उनकी देखभाल भी होती है। अब देखभाल तो क्या, जाकर के उनको खाना वाना तो ये खिलाएंगे नहीं ऑब्वियसली। देखभाल का मतलब कि कोई बाहर का आदमी उनका शिकार करने ना आए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ जो है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़, उससे रिलेटेड केयर एंड काउंसलिंग। केयर एंड काउंसलिंग की बात हो रही है। केयर एंड काउंसलिंग किसकी किसकी केयर एंड काउंसलिंग? तो बोले केयर एंड काउंसलिंग PhD की, पर्सन फिजिकली और मेंटली डिसेबल, या अफेक्टेड HIV और एड्स, या एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला केस लेते हैं, पर्सन फिजिकली मेंटली डिसेबल। बेटा महाराष्ट्र में एक ट्रस्ट है अपना, वज्रेश्वरी के, वहाँ पे जाते हैं उस जगह। उस ट्रस्ट में हम क्या करते हैं, जो फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड पर्सन रहते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पर्सन,
उन लोगों को रखा जाता है, उनकी केयर एंड काउंसलिंग की जाती है। आपने अगर मेरे कभी वीडियोस वगैरह देखे हो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आपको पता रहेगा, मैं जाता हूँ वहाँ पे अक्सर। वहाँ पर जो है ना, उन लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स कईयों के पेरेंट्स होते हैं, जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है कि मम्मी और पापा दोनों को जॉब करना पड़ता है। अब दोनों जॉब करते तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा घर पे, क्योंकि दोनों को कमाना जरूरी है अगर सर्वाइव करना है तो वो क्या करते हैं, बच्चे को घर पे अकेला छोड़ करके जाए, और बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, स्पेशल चाइल्ड है, हो सकता है पीछे से खेलते खेलते चाकू से अपना हाथ काट ले, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ले जो उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो टेंशन में तो पेरेंट्स रहेंगे ना। वो क्या करते हैं, मंडे को हमारे पास उनको ड्रॉप कर जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे वो हमारे साथ में रहते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। और फ्राइडे को पेरेंट्स उनको लेकर के जाते हैं जब ऑफिस से आते हैं, सैटरडे संडे उनके साथ में रहते हैं घर पे, वापस मंडे मॉर्निंग दे जाते हैं। कई लोगों के तो ऐसे हैं कि जिनके बच्चे जो फॉरेन में रहते हैं उनके पेरेंट्स अपने यहाँ पर हैं। तो ये जो है ना, ये अब इसके लिए हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ, हम ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है 12AA में। तो उसके लिए वो पेमेंट करते हैं हमारे को, भाई उनकी देखभाल करते हैं तो पेमेंट करते हैं, भाई 10,000 रुपीज़ मंथली पे कर दिया उन्होंने, तो एक नॉमिनल कॉस्ट चार्ज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखभाल करने वाले खूब सारे लोग हैं, उनको सैलरी देनी होती है बराबर, उनको खाना खिलाना होता है, उनको मेडिसिन देनी होती है, जो भी स्पेशल पर्सन है उनको उनकी केयर करनी पड़ती है, काउंसलर बुलाने पड़ते हैं कई बार जो काउंसलिंग करते हैं उनकी, तो उन सबको पेमेंट करना पड़ता है। एक नॉमिनल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, वो जो नॉमिनल अमाउंट हम चार्ज करते हैं उस पर GST नहीं लगता है, वो एग्जम्प्ट होता है। ये उसकी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है अफेक्टेड HIV और एड्स। अब किसी को HIV हो गया, एड्स हो गया, अब आदमी डिप्रेशन में रहता है कि यार मुझे एड्स हो गया, यार मैं इन लोगों के बीच में हूँ जो आराम से अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो क्या होता है कि दीनहीन समझने लगता है अपने आप को, उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, वो डीमोटिवेट होता है, डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ट्रस्ट बने होते हैं, आप उन ट्रस्ट में रहो, ट्रस्ट वालों में, वहाँ पे सब लोग आपके जैसे ही हैं जिनको एड्स हो रखा है, उनकी केयर एंड काउंसलिंग की जाती है, वहाँ पे देखभाल की जाती है वहाँ पर बराबर है। तो वहाँ पर आपको एकदम से यूँ नहीं लगेगा कि आप अलग से कुछ हट कर के हैं, आप उन्हीं में से एक हिस्सा हैं, तो आप मोटिवेटेड भी रहते हैं, अपने आप को बोझ नहीं समझते हैं। तो अब उसके लिए जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उनको पेमेंट देना पड़ता है रहने खाने पीने का, तो जो भी आपकी फैमिली वाले वो पेमेंट करेंगे बराबर है, वो एग्जम्प्ट होता है। एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल। आपने मूवी देखी, मूवी संजू मूवी, उस मूवी में आपने देखा कि संजय दत्त जो है वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, फिर उसको एक रीहैब सेंटर में भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? रीहैब सेंटर में, रीहेबिलिटेशन सेंटर में संजय दत्त रहता है, वहाँ पे उसको रीहैब सेंटर में भेज करके उसको तैयार किया जाता है। ओके, रीहैब सेंटर में भेजा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ध्यान से, मान लो रीहैब सेंटर अगर इंडिया का होता, ये मेरा रीहैब सेंटर है और मैं 12AA में रजिस्टर्ड हूँ, और संजय दत्त को मेरे पास भेजा जाता कि ड्रग्स वगैरह छुड़ाना है, अल्कोहल छुड़ाना उसका। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ पे उनको मेडिटेशन करवाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इस केस में जो हम केयर एंड काउंसलिंग कर रहे हैं और हम ट्रस्ट हैं, तो जो हमको जो भी पैसा, सुनील दत्त साहब जो उनके पिताजी थे जिन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, मान लीजिए वो हमारे को 10 लाख रुपीज़ दे रहे, तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। समझ में आया? पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। तो एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब आते हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस की सर्विसेज। ये भी अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है वो देता तो एग्जाम्प्ट होगा। पर कौन सी सर्विसेज इसमें? बोले H2P। H2 का मतलब H का हेल्थ, P का प्लानिंग मतलब फैमिली प्लानिंग, और H का HIV। ये P नहीं होगा, H का HIV होगा बेटा, HIV। तो 2 H है, H और P। H का मतलब हेल्थ, हेल्थ केयर सर्विस। एग्जाम्पल के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। अब हमारा एक ट्रस्ट है, मान लीजिए हमारा एक ट्रस्ट है, वैसे हमारा इस चीज़ का कोई ट्रस्ट नहीं है, कल एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए हमारा एक ट्रस्ट है जो ये अवेयरनेस जगाता है कि लोगों के वहाँ पे कि भाई मास्क लगाओ, 2 गज दूरी अब है ज़रूरी, कोविड से बचने के तरीके बता रहा है,
तो मतलब अवेयरनेस फैला रहा है। किसकी अवेयरनेस फैला रहा है? हेल्थ से रिलेटेड। 2 बूंद जिंदगी के, 2 ही बच्चे, सब नहीं, 2 बूंद जिंदगी के, अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दिलवाएं। कोई भी ट्रस्ट अगर ये सब सर्विसेज देता, अवेयरनेस जगाने की सर्विसेज देता है, वो एग्जम्प्ट होती है। दूसरा, कोई भी ट्रस्ट फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस जगा रहा है, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2 ही फूल खिलाओ। अब ये जो चीज़ें होती है, ये जो ट्रस्ट अवेयरनेस जगाता है लोगों के अंदर कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 बच्चे बहुत है, तो वो जो होती है फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस, बराबर है, वो सब यहाँ पे कवर होती है। वो कोई भी ट्रस्ट अगर ये एक्टिविटी करता तो एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ HIV, बचाव ही उपचार है। कई ट्रस्ट होते हैं जो HIV ना हो। देखो यहाँ पे HIV हो चुका था, उसके ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, उसकी केयर और काउंसलिंग की बात हो रही थी। यहाँ पे बात हो रही है HIV हो ही ना, उसको पहले से ही रोक देना, कि लोगों में अवेयरनेस जगाओ कि HIV कैसे फैलता है, क्यों फैलता है, और वो एक्टिविटी ना की जाए ताकि HIV ना हो, उनकी अवेयरनेस जगाना। ओके, वो सब यहाँ पे कवर होते हैं। फिर आता है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन और योगा। रिलीजन और योगा के एडवांसमेंट की सर्विसेज। अब ये जो है बाबा रामदेव जी की देन है। 2015 में योगा को कवर किया गया था चैरिटेबल एक्टिविटी में। अब देखो बाबा जी जो है जगह जगह शिविर लगाते हैं, बाबा रामदेव जी जगह जगह शिविर लगाते हैं। आपने देखा होगा उन शिविर में काफ़ी लोग जाते हैं। जैसे आप आए योगा सीखने के लिए, मैं बाबा रामदेव जी हूँ, और शिविर में जब आप आते हैं तो उसकी एक फ़ीस ली जाती है। कुछ शिविर फ्री होते हैं उनके, बट कुछ जगह पे फीस ली जाती है। तो आप 7 दिन का शिविर अटेंड कर रहे हैं, आपने मुझे 7,000 रुपीज़ पे किया। 7 दिन तक बाबा जी आपको अलग अलग योगा दिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, बराबर है, योगा की क्रियाएं बताएंगे। अब वो जो 7,000 आप मुझे पे कर रहे हो, अगर मैं ट्रस्ट टू 12AA में मैं योगा की अवेयरनेस जगा रहा हूँ, अवेयरनेस मतलब अब यहाँ पे एडवांसमेंट का मतलब ये होता है अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस जगा रहा हूँ योगा की, और आप जो मुझे 7,000 पे करेंगे उस पर GST नहीं लगेगा, वो आपका पूरा का पूरा क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है रिलीजन, रिलीजियस एक्टिविटीज़। क्या हो गया यहाँ पे बेटा? रिलीजियस एक्टिविटीज़। रिलीजियस एक्टिविटी में क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना। कोई भी एक्टिविटी बराबर है जिसमें रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, वो एक्टिविटी एग्जम्प्ट होगी अगर कोई ट्रस्ट वो एक्टिविटी कर रहा है तो। अदरवाइज नहीं। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, वापस बोल रहा हूँ मैं, 12AA में रजिस्टर्ड होना ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आगे आता है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोवाइडेड टू। ये क्या बोलना चाहता है अगली वाली एक्टिविटी? अगर आप कोई ट्रस्ट है, क्या है बेटा? ट्रस्ट है, और आप एजुकेशन की अवेयरनेस जगा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की अवेयरनेस जगा रहे हैं, या फिर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किनको? आप ट्रस्ट है, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अनाथ बच्चों को, ऑर्फन्स, उनसे जो भी पैसा लेंगे, नॉमिनल फी लेंगे, उस पर GST नहीं लगेगा। फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड पर्सन, जिनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, वैसे लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, उनमें आप अवेयरनेस जगा रहे हो एजुकेशन की, कि भाई आप पढ़ो, सक्षम बनो, बराबर है। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स सिखा रहे हैं ताकि वो अपनी जीविका चला सकें। वो प्रिजनर्स मतलब जो कैदी, अब जेल में मान लो किसी को 10 साल की सज़ा, 12 साल की सज़ा हुई, 12 साल के बाद जेल से छूट करके अगर कोई आदमी बाहर जाता है तो उनको तो कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए, ना उनके पास कोई काम धंधा है, ना उनको कुछ पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। उन्होंने जो टाइम सीखने का वो तो सीख ही नहीं पाए, वो तो जेल में थे। तो जेल में जो बंद कैदी होते हैं ना, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको भी एजुकेशन के लिए अवेयरनेस जगाई जाती है, उनमें भी स्किल डेवलपमेंट की अवेयरनेस जगाई जाती है, बराबर है। तो प्रिजनर्स को अगर कोई ट्रस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या अवेयरनेस जगा रहा है, या ओल्ड एज पर्सन जो रूरल एरिया में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रूरल एरिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रूरल एरिया, ये मत भूलना, अर्बन एरिया में नहीं, रूरल एरिया में, गांव खेड़ा में। अगर रूरल एरिया में कोई भी ओल्ड एज पर्सन जिनकी उम्र आपके 65 प्लस, देखो एग्जैक्ट 65 नहीं बोला मैंने, 65 प्लस है, बराबर है, तो उस केस में उनको जो ट्रस्ट सर्विस देगा वो एग्जम्प्ट होगी, बराबर है। कौन सी? एजुकेशन की, या एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट। अब इधर देखना बेटा, ये मुंबई,
इनकी एज है, ये ओल्ड एज पर्सन एज है 65, एज है 64, एज है 66। यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, यहाँ पे भी टैक्स लगेगा। भले कोई ट्रस्ट इनको एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट की, एडवांसमेंट की सर्विस या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, टैक्स लगेगा यहाँ पर। अगर यही आपके रूरल एरिया में होते, एज 65, 64, एज 66, यहाँ पे टैक्स लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा, ये एग्जम्प्ट होगा क्योंकि ये 65 प्लस है। ओके, समझ में आया बेटा? तो ये आपकी पहली एंट्री जो सबसे बड़ी एंट्री थी। अब इसको एक बार आप देख लो। अब नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन। एंट्री नंबर 13 बोलती है रिलीजियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन। इसका मतलब क्या होता है? रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करना। अगर आपको रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करते हैं तो वो एग्जम्प्ट है। रिलीजियस सेरेमनी क्या होती है, ध्यान से सुना बेटा। जैसे ये पंडित जी है, पंडित जी क्या कर रहे हैं, इनकी शादी करवा रहे हैं। ये एक रिलीजियस सेरेमनी है जिसको पंडित जी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको जो भी दान दक्षिणा जो भी मिलती है वो एग्जम्प्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी शादी हो रही है, या शादी क्या, चलो शुरू से एग्जाम्पल लेते हैं। आप इत्तू से थे, इत्तू से, और आपके पिताजी ने मुझे बुलाया, गौड साहब आप पंडित जी हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, हम तो पंडित हैं। मतलब पंडित जी एक काम कीजिए, ये जो हमारा बच्चा या बच्ची हुई है उसका नामकरण संस्कार कीजिए। मैंने कहा जी इनका नाम तो ये रखा जाए, बहुत ही बढ़िया नाम होगा, बहुत ही तरक्की मिलेगी, और आने वाले टाइम में आपका बच्चा या आपकी बच्ची चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। बोले क्या बात करते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। बोले आपको अभी से कैसे पता? मैंने कहा जी एग्जाम्पल मेरा ही है इसलिए मुझे पता है। बोले ओके। अब यहाँ पर आपके पिताजी ने मुझे 10,000 रुपया दिया, एग्जम्प्ट। आप बड़े हुए, सीए बने, खुद की प्रैक्टिस ऑफिस शुरू किया, ऑफिस में मुहूर्त पे मुझे बुलाया, मैंने पूजा वूजा की, वो जो पैसा आप दोगे मुझे एग्जम्प्ट। आपकी शादी हुई, शादी करवाई, जो दक्षिणा मिलेगी वो एग्जम्प्ट। अब जैसे हमारे मुस्लिम लोगों में क्या होता है, हमारे जो मुसलमान भाई होते हैं वहाँ पे निकाह होता है, तो मौलवी साहब निकाह करवाते हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है वो एग्जम्प्ट है। चर्च में जब हम जाते हैं तो जो पॉप हैं वो हमारे शादी करवाते हैं, उनको जो वहाँ पे कंसिडरेशन या जो भी पेमेंट दिया जाता है वो एग्जम्प्ट, जो भी दक्षिणा वगैरह मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है। गुरुद्वारे में जो शादी होती है वहाँ पे भी जो पेमेंट किया जाता है वो एग्जम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं, और रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करना एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट माना गया है। ठीक है, तो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म करना क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट। तो मतलब इन शॉर्ट, किसी की मृत्यु हो जाए तो पंडित जी को बुलाते क्रियाक्रम के लिए, वो भी एग्जम्प्ट है, रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म कर रहे हैं। तो जन्मदिन के कार्यक्रम से लेकर के मृत्यु के क्रियाक्रम तक की जाने वाली सभी क्रियाएं एग्जम्प्ट है। समझ में आया? जन्मदिन के कार्यक्रम से लेकर के मृत्यु के क्रियाक्रम तक की जाने वाली सभी क्रियाएं एग्जम्प्ट। क्रिया मतलब सभी एक्टिविटीज एग्जम्प्ट है। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। इसी में एक और, कोई भी ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड हो, 1023C में रजिस्टर्ड हो, 1023BBA में रजिस्टर्ड हो, जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन है ये सब, और वो रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस की सर्विस दे रहे जनरल पब्लिक के लिए, तो वो एग्जम्प्ट होती है। बट कब होती है? उसकी कुछ कंडीशंस है। मतलब कुछ एग्जम्पशन जो होते हैं ना वो कंडीशनल एग्जम्पशन होती है, कि वो कंडीशन पूरी करोगे तो ही एग्जम्प्ट है, कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो कंडीशंस क्या क्या जरा देखते हैं, आओ इधर। बेटा ये एक ट्रस्ट की जगह है, और यहाँ पर
यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण होता है। ये एक मंदिर का निर्माण होता है यहाँ पर। अब ये मंदिर समझ लो, मस्जिद समझ लो, जो समझना समझ लो आप लोगों को, बराबर है। अब ये जो है, यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ पर आपने जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर गए होंगे आप, तो जब आप तिरुपति बालाजी के मंदिर गए तो आपने वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में कि वहाँ पर जाते हो तो के ट्रस्ट होते हैं जो रहने के लिए आपको रूम अवेलेबल करवाते हैं, धर्मशाला टाइप के। ये वो रूम है। या शिरडी गए हो और किसी भी मंदिर वगैरह में अगर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा छोटी छोटी शॉप्स भी होती है ट्रस्ट की जगह में, जहाँ पे प्रसाद मिलता है, ताबीज़ मिलते हैं, भगवान के फोटोग्राफ्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें, और एक बड़ा सा हॉल। ये सब तो शॉप्स। ये सब अकोमोडेशन के लिए रूम, ये हॉल, ये सब ट्रस्ट का है, इसी ट्रस्ट का है। अब इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, मैं गया मंदिर में दर्शन करने के लिए और मुझे रात को वहाँ पर रुकना था। मैंने बोला भाई साहब मुझे एक रूम चाहिए। इन्होंने बोला देखो रहने के लिए ये वाला रूम हम आपको दे देते हैं। अब ये क्या है, ट्रस्ट है, याद रखना ये सब क्या ट्रस्ट है। अब 12AA में जरूर नहीं है, 1023C का तब भी आएगा यहाँ पर, 1023C, 1023BB है, वो ट्रस्ट भी कवर होंगे। अगर इस रूम का रेंट 999 है, मतलब 1000 से कम, लेस देन 1000, 999, तो ये एग्जम्प्ट होता है। अगर इसका रेंट 1000 से ज़्यादा है, 1001 रुपीज़, तब ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो मतलब ये कंडीशनल एग्जाम्पशन है, कंडीशन डाल दी गई कि अगर 1000 से कम होगा तो ये एग्जाम्प्ट होगा। सर एग्जैक्ट 1000 हुआ तो क्या होगा? एग्जैक्ट 1000 हुआ ना बेटा तो एंट्री नंबर 13 जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से तो टैक्सेबल होगा, लेकिन एक एंट्री नंबर 14 है जो हम आगे पढ़ेंगे एंट्री नंबर 14, वहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाता है। वहाँ पे होटल, गेस्ट हाउस और अकोमोडेशन के लिए कोई भी जगह अगर दी जाती है और भाड़ा अगर 1000 रुपये तक का है तो एग्जाम्प्ट होता है, वो वहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो होता तो वो भी एग्जाम्प्ट है बट एंट्री बदल जाएगी उसमें, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो उस एंट्री के टाइम पे बताऊँगा। दूसरा, शादी, ब्याह, फंक्शन, इनके लिए अगर आपने कोई ट्रस्ट का हॉल बुक किया है, किसी भी ट्रस्ट का, जरूर नहीं मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी ट्रस्ट का हॉल बुक किया है, जो ट्रस्ट है उनका हॉल बुक किया है, और अगर रेंट जो आप दे रहे हैं पर डे लेस देन 10,000 है, पर डे का लेस देन 10,000, इन शॉर्ट 9999 या उससे कम तो एग्जाम्प्ट होगा। शॉप अगर मैं रेंट पे लेता हूँ ट्रस्ट की और मैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह बेचता हूँ, ताबीज बेचता हूँ, ये सब काम मैं करता हूँ, उस केस में जो रेंट है पर मंथ देखना है यहाँ पर, लेस देन 10,000 है तो एग्जाम्प्ट होगा। तो इधर देखो शॉप का भाड़ा, अब शॉप का भाड़ा मंथली देते हैं तो 10,000 से कम होना चाहिए पर मंथ, और हॉल वगैरह बुक करते हैं तो कोई महीने भर के लिए थोड़ी करते हैं, वो तो 1 दिन या 2 दिन के लिए करते हैं, तो वहाँ पे लेस देन 10,000 होना चाहिए पर डे। और रूम वगैरह ले रहे हैं तो रूम भी कोई महीने भर के लिए तो लेंगे नहीं, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो 999 मतलब 1000 से कम होना चाहिए पर डे, तो एग्जाम्प्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं हॉल बुक कर रहा हूँ और हॉल जो है 10,000 रुपीज़ का है, टैक्स लग जाएगा। शॉप का भाड़ा पर मंथ 10,000 या उससे ज़्यादा है, टैक्स लग जाएगा। ओके,
तो रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेस, ये रिलीजियस प्लेस है फॉर जनरल पब्लिक। चार्जेस फॉर रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड द लाइक आर लेस देन 10,000 पर डे, exempt. Renting of room less than 1,000 per day, exempt. Renting of shops less than rupees 10,000 per month, exempt. ओके, एक बार आप इसको देखें। नेक्स्ट आते हैं बेटा रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज। रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विसेज क्या होती है? हमारे 2 तीर्थ स्थल इंडिया के आउटसाइड इंडिया है, कैलाश मानसरोवर जो चाइना में और हज जो सऊदी में है। अब होता क्या है कि इन तीर्थ स्थलों में अगर आपको यात्रा करनी है तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू जाओ, या गवर्नमेंट का एक बायलैटरल अरेंजमेंट होता है दूसरी कंट्री के साथ में, जैसे भारत का चाइना के साथ में भी और सऊदी के साथ में भी है, कि भारत से एक जत्था मतलब कुछ यात्री, कुछ पिलग्रिमेजेस वो मानसरोवर जाएंगे और हज जाएंगे। अब बाकायदा इसका एक लॉटरी ड्रॉ भी निकलता है और फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट उनको अलाउ भी करती है। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, इधर देखना। कैलाश मानसरोवर एंड हज। कैलाश मानसरोवर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। इसको कुमाऊं विकास मंडल भी बोलते हैं। और हज के लिए एक हज कमेटी बनाई गई है, हज कमेटी। अब होता क्या है कि साल में एक बार ये टूर होता है, और मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर सी, ये मिस्टर डी, ये है ABC टूर ऑपरेटर, ये है PQR टूर ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखना, ये जो मिस्टर है ना, इनको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, बट ये ABC टूर ऑपरेटर के थ्रू गए, टैक्स लग जाएगा। मिस्टर बी जो है, इनको भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है, बट वो कुमाऊं विकास मंडल के थ्रू गए, कुमाऊं विकास मंडल निगम के थ्रू गए। अब इनके थ्रू जब गए कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो वो एग्जम्प्ट होगी, वो एग्जम्प्ट होगी। अब पैसा यहाँ पे भी देना प्राइवेट टूर ऑपरेटर को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़, और कुमाऊं विकास मंडल जो है वही टूर आपके 30,000 अप्रॉक्स में हो जाता है, बराबर है। तो अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जनरली यहीं से अप्लाई करते हैं, तो लक्की ड्रॉ भी निकलता है, उसमें जिसका नाम आता है वो लोग वहाँ से यात्रा करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यात्रा करते हैं, ये एग्जम्प्ट होगा, ये 30,000 एग्जम्प्ट होगा। सेम ऐसा ही हज की यात्रा मिस्टर डी को करनी है, वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू करते हैं तो टैक्स लग जाएगा, और अगर वो मिस्टर सी है, वो हज कमेटी के थ्रू करते हैं, हज कमेटी के थ्रू, तो फिर वो एग्जम्प्ट होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। तो इधर देखो बेटा, सप्लायर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड या हज कमेटी। रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है। रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल अरेंजमेंट, तो वो क्या होगा, आपके एग्जम्प्ट होगा। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के थ्रू गए तो टैक्स लग जाएगा बेटा, ये याद रखना। ओके नाउ अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट इसमें। ओके नेक्स्ट आता है बेटा आपके ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। आ जाओ इधर। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं या कोचिंग देते हैं, किसकी ट्रेनिंग और कोचिंग देते हैं, आर्ट्स और कल्चर की, वो एग्जम्प्ट होता है। मैं आपको ड्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ, आप जो पैसा देंगे वो एग्जम्प्ट है, क्यों, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं आपको डांस सिखा रहा हूँ, वो एग्जम्प्ट है, क्योंकि मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो एग्जम्प्ट होता है। तो सप्लायर कोई भी हो, रिसिपेंट कोई भी हो, अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोचिंग दे रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, आपके आर्ट से या कल्चर से रिलेटेड, तो वो एग्जम्प्ट होगी। आर्ट्स या कल्चर से रिलेटेड होती है वो एग्जम्प्ट होगी, ये याद रखना। ओके
समझ में आया? अब इधर देखना बेटा, आपने मुझे बोला सर मेरे लिए एक ड्राइंग बनाओ, मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई। मैंने कहा ये ड्राइंग मॉडर्न आर्ट, मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई। इसके लिए आपने मुझे 10,000 पे किया, जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया नहीं है, कोचिंग नहीं दी है, मैंने आपके लिए बनाई है, इस पर टैक्स लग जाएगा। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो मैडम, पहले यूँ करने का, देखो सर पहले यूँ करने का, फिर यूँ करने का। ओ माय गॉड, ये डिज़ाइन ही चेंज होगी ऑटोमेटिक। यूँ करने का, फिर यूँ करने का, ऐसा करने का, ऐसा करने का, ऐसा 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 ऐसा, और ये वाईफाई बन जाएगा सर। अभी ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं कोचिंग दे रहा हूँ। ये एग्जाम्प्ट होगा, आपसे जो भी पैसा लूँगा मैं। ओके, तो कोई भी एक्टिविटी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्रिकेट सिखा रहा हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह, तो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए अलग से नीचे वो बाद में बताऊँगा मैं आपको। आर्ट्स, कल्चर, डांस वगैरह सिखा रहा हूँ। अब वो डांस, सर फोक डांस सिखा रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, क्लासिकल सिखा रहे हो तब भी एग्जाम्प्ट है, वेस्टर्न सिखा रहे हो तो टैक्स लगेगा ना? बिल्कुल नहीं, वेस्टर्न भी तो एक तरह का कल्चर ही है। तो अगर वेस्टर्न डांस भी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो एग्जाम्प्ट है, बट वेस्टर्न डांस में परफॉर्म कर रहा हूँ तो टैक्स लग जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, टाइगर श्रॉफ आपको वेस्टर्न डांस सिखा रहे हैं और आप उनको पेमेंट करते हो, एग्जाम्प्ट है। बट टाइगर श्रॉफ किसी डांस प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बदले जो पैसा ले रहे हैं वो टैक्सेबल है। तो टाइगर श्रॉफ आपको डांस सिखा रहे हैं, एग्जाम्प्ट। खुद परफॉर्म करके पैसा ले रहे हैं, वो टैक्सेबल। दूसरा इसमें आता है ट्रेनिंग एंड कोचिंग रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स। तो सर स्पोर्ट्स को ऊपर ही लिख देते ना यहाँ पे, नहीं बेटा, स्पोर्ट्स को इसलिए नीचे लिखा है इन्होंने क्योंकि स्पोर्ट्स में तभी एग्जाम्पशन मिलेगा जब सिखाने वाला ट्रस्ट हो, जो आपको कोचिंग दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। क्रिकेट अकेडमी है, मान लो मेरी क्रिकेट अकेडमी है, मेरी फुटबॉल अकेडमी है, वो अगर ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट है, और ट्रस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं, फिर टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। ओके, तो स्पोर्ट्स के लिए ट्रस्ट होना जरूरी है यहाँ पर ना। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बेटा ओल्ड एज होम सर्विस। ओल्ड एज होम सर्विस क्या होता है बेटा कि जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी ट्रस्ट का ओल्ड एज होम है और उसमें अगर किसी ओल्ड एज पर्सन को रखा जाता है जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, 60 और मोर, ओके, तो उनसे जो पेमेंट लिया जाता है वो अगर 25,000 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबर है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अब जैसे होता है क्या बेटा, कई लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो ओल्ड एज होम में होता है। रीज़न क्या, आप जैसे अपना यहाँ पे एक ओल्ड एज होम भी है। जो लोगों ने मेरे बारे में समझा या जाना है, जिन्होंने पढ़ा है मेरे बारे में, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे मुंबई में अपना ओल्ड एज होम है। उस ओल्ड एज होम में क्या होता है कि कई लोग ऐसे जो फॉरेन में जॉब करते हैं, उनके पेरेंट्स की देखभाल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो हमारे को बोलते हैं कि भाई आप हमारे पेरेंट्स को रखिए आपके ओल्ड एज होम में। हम उनको अपने ओल्ड एज होम में रखते हैं। अब उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, खाना खिलाते हैं, तबीयत ख़राब होती तो दवाई वगैरह भी देते हैं, बराबर है। तो उनकी केयर भी की जाती है, उनको अकोमोडेशन भी दिया जाता है, फूड भी दिया जाता है। अब ये जो सर्विस दी जाती है उसके लिए उनके बेटे हमारे को पेमेंट करते हैं वहाँ से। मान लीजिए 10,000 पर मंथ कर रहे हैं एक आदमी के लिए, मम्मी और पापा दो तो 10 दोनों के 20 एग्जाम्प्ट है। सर मान लो एक के 20 हुए तो 20 40 पूरा एग्जाम्प्ट है, क्योंकि पर मेंबर 25,000 रुपीज़ तक अगर हम चार्ज करते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। और अपना जो ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है वो, ओके, उसके लिए। तो अगर गवर्नमेंट का कोई भी ओल्ड एज होम हो या कोई ट्रस्ट का ओल्ड एज होम है जिसमें 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा के, अब एज में भी ध्यान रखना, अगर किसी के पेरेंट्स 58 के हैं तो हम अगर उनसे 10,000 भी लेंगे तो टैक्स लग जाएगा, 10,000 भी लेंगे तो टैक्स लग जाएगा। तो एज भी 60 प्लस 60 या मोर देन 60 होनी चाहिए, ओके। तो कंडीशन एज ऑफ रेसिडेंट 60 या और मोर देन 60, कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, तो एग्जाम्प्ट होगा।